चलिए अभी मैं लेने वाला हूँ ग्राफिकल एनालिसिस आज, क्योंकि अगला जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं। हालांकि वो ग्राफिकल एनालिसिस वाला पार्ट हो चुका है इससे पहले, मगर बहुत सारे स्टूडेंट्स नए हैं, है ना। तो कीपिंग दैट इन माइंड मैं फिर से वो टॉपिक लेने वाला हूँ। तो जिनका हो चुका है वो ध्यान दें, एज अ रिवीजन कवर करें। जो लोग नए हैं, है ना, वो पूरा फोकस करो। देखो क्या है ग्राफिकल एनालिसिस में हम लोग क्या देखने वाले हैं। हम ये देखने वाले हैं कि किस इक्वेशन से कैसा ग्राफ बनता है, किस इक्वेशन से कैसा ग्राफ बनता है। हम इस बात पे फोकस करने वाले हैं। हम लोग पहले जो पहला पार्ट रहेगा पूरा, फर्स्ट पार्ट जो है वो है स्ट्रेट लाइन वन। एक पर्टिकुलर इक्वेशन जिससे सिर्फ जो ग्राफ बनेंगे स्ट्रेट लाइन वाले बनेंगे। तो वो कौन कौन सी इक्वेशन हो सकती है। जैसे सबसे पहले और सबसे बेसिक y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx। m बोले तो क्या है, x का कोई तो भी मल्टीपल है जिसे आप स्लोप करके कहते हैं, है ना। अब जैसे मान लो तुमने x की वैल्यू 0 डाले, है ना, x की वैल्यू 0 डाले तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। x की वैल्यू 1 डालो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी m। x की वैल्यू 2 डालो तो ट्वाइस m, थ्राइस m, ऐसा करते करते हो जाएगा। m कोई इंटीजर होता है, कोई स्लोप बोल तो कोई एक वैल्यू होती है, कुछ तो भी फलाना फलाना वैल्यू है इसकी। इंटीजर बोलना गलत हो जाएगा, कोई तो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि m की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 1 पकड़ के चलो, तो जब तुम x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी 1 ही रहेगी। x की वैल्यू 2 डालोगे तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी 2। x की वैल्यू 3 डालोगे तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी 3 ही रहेगी, है ना, एंड सो ऑन। तो मैं क्या करता हूँ, ग्राफ प्लॉट करता हूँ। देखो 1 2 3, 1 2 3, 0 पे 0, 1 पर 1, 2 पर 2, 3 पर 3, ऐसा आप पॉइंट करते हैं। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी 1 थी, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू भी 2 थी, x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू भी 3 थी। तो ये दोनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। फिर इनको जोड़कर एक लाइन बनाओ तो आप देखेंगे क्या बन रही लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बन रही, जो कहाँ से पास हो रही, ओरिजिन से पास हो रही, है ना। अगेन मैं अगर मानता हूँ कि m की वैल्यू 2 डाल के देखो तो x की वैल्यू जब 0 थी तो y की वैल्यू भी क्या रहेगी 0। x की वैल्यू 1 डाल के देखो, बताओ y की वैल्यू क्या रहेगी। अरे भैया इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू mx करके है ना, तो y इक्वल्स टू 2x करके लिख सकते। अब x की वैल्यू 1 डालो, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 डाल के देखो, 2 2 जा 4, x की वैल्यू 3 डाल के देखो, y की वैल्यू 6। तो हम लोग कहेंगे, चलो आप प्लॉटिंग करते हैं इसकी, बोले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6 और ये 0 0। जब x 0 था तो y की वैल्यू क्या थी 0 थी, तो 0 पे 0। जब x 1 था y की वैल्यू क्या थी, जब x 2 था तो y की वैल्यू क्या थी, जब x 3 था तो y की वैल्यू क्या थी। अब इसको जोड़ देखो क्या बन गया, फिर से स्ट्रेट लाइन बना। मगर इस स्ट्रेट लाइन में क्या फ़र्क है, तुमको साफ नजर आ रहा है। इसकी ढलान कैसी है, ज़्यादा है, इसकी स्लोप कैसा है, ज़्यादा है भी ना 2, है ना, स्लोप ज़्यादा है। तो इस तरह से ये जो स्लोप होता है डिसाइड करता है कि ये जो कर्व है वो कितना ऊपर जा रहा, कितना नीचे जा रहा, इस तरह से। खैर हमने देखा कि स्लोप तो शायद आपको सभी को मालूम होगा, 9th या 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो अब ध्यान दो, है ना, कि किस इक्वेशन पे कैसा बनता है। कि मैंने देखा कि यहाँ पे x का पावर क्या है 1 है, x का पावर क्या है 1 है, कुछ है ही नहीं, मतलब क्या है 1 है। तो y इक्वल्स टू अगर mx रहा तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है कि एक स्ट्रेट लाइन होगा जो ओरिजिन से पास होगा। स्लोप क्या होगा अभी इस बात पे अपन फोकस नहीं करेंगे, अपन सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि भैया x का पावर 1 है, मतलब स्ट्रेट लाइन है,
जो कि कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। अब दूसरा वाला फॉर्मूला y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, है ना। अगर मैं x की वैल्यू डालते जाऊं 1 2 3 4 5, तो y की वैल्यू काय में आएगी, माइनस में आएगी। या फिर x की वैल्यू माइनस में डालो, -1 -2 -3 -4 -5, y की वैल्यू काय में आएगी, प्लस में आएगी। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, मगर विथ नेगेटिव स्लोप, अगर कोई कर्व ऐसा चढ़ रहा है ऊपर तो हम कहते हैं वो पॉजिटिव स्लोप है, अगर नीचे उतर रहा है तो उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव स्लोप है। आई बात समझ में? ठीक है। और एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट मुझे बताना है, किसी भी ग्राफ में स्लोप निकालने का तरीका क्या है। जैसे मान लो ये ग्राफ है आपका, आपको स्लोप निकालना है उसका, तो कैसे निकालेंगे। इस ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट पकड़ो, एक्स एक्सिस पे उसका परपेंडिकुलर बनाओ, इसको नाम दो x1, इसको नाम दो x2, इसको नाम दो y1, इसको नाम दो y2। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तो 10वीं का ही फॉर्मूला है जो आपने पहले पढ़े होंगे 9th या 10th स्टैंडर्ड में, वही। मगर इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है। अगर मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा, तो आप स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, tan ऑफ थीटा लेकर। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना, क्योंकि मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में इस कंसेप्ट का यूज़ है ना। अगर आप ये मान लो थीटा है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, tan थीटा लेकर। अब आप सोचोगे सर ये हुआ कैसे। मैंने कहा इस कर्व के कोई भी 2 पॉइंट्स ले सकते हैं आप, इस कर्व के कोई भी 2 पॉइंट्स ले। तो क्या मैं ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकता हूँ। तो बोले अगर मैं करूँगा तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा फिर, तो बोले y2 माइनस 0 अपॉन x2 माइनस 0, स्लोप बोलेंगे तो, है ना। तो m इज इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, y2 अपॉन x2। ये एक तरीका हो गया। अब मैं बोलूँगा देखो इसको एक ट्राइंगल की तरह इमेजिन करो, ये वाली साइड कितनी बड़ी है, तो बोले y2, ये वाली साइड कितनी बड़ी है, तो x2, और ये एंगल क्या है, थीटा। मैं बोलूँगा tan थीटा करके देखो क्या होता, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, यानी कि y2 अपॉन x2, है ना। तो y2 अपॉन x2 tan थीटा भी होता, y2 अपॉन x2 स्लोप भी होता। तो इसका मतलब मैं स्लोप को भी क्या लिख सकता, tan थीटा। ठीक है, इसका डिटेल अपना अवेलेबल है अपने चैनल पे, इसका डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, पूरा ग्राफिकल एनालिसिस करके पूरा एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, 2-3 लेक्चर का वो है, आपने ढूंढ लेना अपने इसमें। ठीक है, मगर अभी के लिए क्योंकि आगे के चैप्टर में मुझको ज़रूरत है इसकी, इसीलिए। तीसरा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये x का पावर 1 देखते से मुझे समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन है। दूसरा, इसका मल्टीपल पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव स्लोप है। मगर सवाल ये है कि जब x की वैल्यू 0 होगी तो क्या y की वैल्यू तब भी 0 हो जाएगी क्या? नहीं। तो x की वैल्यू 0 डाल के देखो, y की वैल्यू क्या आएगी, c आएगी। तो अब ये ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा तो ये ऐसा बनेगा, ये x, ये y, ये ओरिजिन। मैंने कहा कि x की वैल्यू 0 डालते वक्त y की वैल्यू क्या रहेगी, c। तो मतलब ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, पिछली बार यहाँ से शुरू हुआ था ना, इस बार यहाँ से शुरू होगा c से, और पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसा जाएगा ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, है ना। क्योंकि देखो x का पावर 1 है मतलब स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव m नंबर इसका मल्टीपल पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव स्लोप है। x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू क्या आती है, प्लस सी, इसीलिए ग्राफ इधर से जा रहा है। फिर उसके बाद चौथा, y इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। फिर से देखो x का पावर क्या है, x का पावर क्या है 1, मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन। मल्टीपल पॉजिटिव है कि निगेटिव, पॉजिटिव, मतलब स्लोप पॉजिटिव। x की वैल्यू 0 डाल के देखो कहाँ जाएगा, माइनस सी, मतलब यहाँ से माइनस सी। तो ये ग्राफ ऐसा जाएगा, स्ट्रेट लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है। चौथा, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। चलिए बताइए, x की पावर क्या है, x की पावर क्या है 1, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन। x का मल्टीपल क्या है, माइनस m, मतलब निगेटिव स्लोप, है ना। और इंटरसेप्ट c, मतलब c से आएगा, यानी ये प्लस c तो ऊपर ही जाने वाला है ना, स्ट्रेट लाइन रहेगा मगर निगेटिव स्लोप रहेगा, ये ऐसा जाएगा।
स्ट्रेट लाइन है मगर नेगेटिव स्लोप के साथ, और कहाँ से जा रहा है, प्लस सी से। फिफ्थ, y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स माइनस सी। बोलो x का पावर क्या है, मतलब स्ट्रेट लाइन, मल्टीपल माइनस एम मतलब नेगेटिव स्लोप, इंटरसेप्ट माइनस सी। एक्स की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू माइनस सी, उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। तो भैया फिर ये पहले तो बोलेंगे स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप मगर कहाँ से, माइनस सी से। तो ये ऐसा स्ट्रेट लाइन नेगेटिव स्लोप माइनस सी से। आया समझ में? तो ये आपके और कुछ बचा क्या रे, 1 2 3 4 5 6, वो तो बोलूँ मैं 6 रहते करके। हाँ, तो ये 6 ग्राफ आपके स्ट्रेट लाइन के। आया समझ में? जो लोग नए हैं, जो लोग थे नहीं ग्राफ के अंदर, वो लिख लो फटाफट, बना लो, रफ नहीं बनाओ। जो लोग ग्राफ में नहीं थे, जिनके पास ऑलरेडी है वो नहीं भी लिखे तो चलेगा। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो लोग थे नहीं ग्राफ के टाइम, वो लोग लिख लो। बातें नहीं, जल्दी करे बेटा। स्पीड बढ़ा है ज़रा। आज मेरा इंटेंशन है पूरा ग्राफ ख़त्म करने का। हुआ? रफ बनाओ, बहुत ज़्यादा उसको वो मत बनाओ बारीकी से, बस एक रफ बनाते जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ग्राफ, इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अब देखो इसी साल ग्राफ का एक क्वेश्चन आया था नीट 2024 में, कई लोग उसको गलत सॉल्व किया उन्होंने, कई लोगों ने। बताऊंगा मैं वो क्या कैसा क्वेश्चन था। हुआ? अब जो आएगा सेकंड पार्ट, दैट इज पैराबोलिक कर्व। ये सब स्ट्रेट लाइन वाले थे, अब पैराबोला वाले। पैराबोलिक कर्व्स। y इक्वल्स टू mx स्क्वायर।
अब यहाँ पर x का पावर 2 रहेगा। जब कभी भी x का पावर 2 है, गौर से देखिए बात को, x का पावर 2 है, यहाँ x यहाँ y है, यहाँ क्या है देख लो अच्छे से, x है और यहाँ क्या है y है। तो भैया इसका ग्राफ कैसा बनेगा? जब तुम +1 -1 ऐसा डालते जाओगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, एक पैराबोला, इस शेप को बोलते हैं पैराबोला, है ना। अगर आप एलिप्स इस तरह से देखते हैं तो इसका ऐसा पार्ट अगर मैं काट दूँ, इस शेप को कहा जाता है पैराबोला, है ना। तो ये पैराबोला होता है, इस तरह से बढ़ता है, वो पैराबोलिक कर्व कहा जाता है। तो देखो गौर से, x का पावर 2, तो कर्व कैसा है? पैराबोलिक, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप स्टडी करते हैं तो आपको ये पूरा इस तरह का कर्व नहीं आता, आपको सिर्फ इतना आधा पार्ट बताना पड़ता है। मैं ज़्यादातर आपको जब मैं पैराबोलिक कर्व बताऊंगा तो उसका सिर्फ इधर का इतना ही पार्ट बताऊंगा, पूरा बनता है ऐसा, क्योंकि अपन सिर्फ x की एक वैल्यू डाल के देखते हैं पॉजिटिव में, तो ये इस तरह से वैल्यू बनती है। तो याद रखना कि हम ज़्यादातर सिर्फ इधर आधा ही पार्ट देखते हैं। अब अगर मैं बोलूँगा ठीक है आप ही बताओ मुझे, अब y इक्वल्स टू अगर -mx² रहा तो क्या रहेगा? उसका डायरेक्शन बस क्या रहेगा? अपोजिट। मतलब वो कर्व जो ऊपर जा रहा था, इंक्रीज हो रहा था, वो डिक्रीज होगा। आया ना समझे? तो -mx² का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है। 9th, y इक्वल्स टू mx² प्लस c, y इक्वल्स टू mx² प्लस c। mx² बोलते ही तो इंक्रीजिंग पैरेलल बोला, है ना। मगर x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी क्या? पिछली बार x की वैल्यू 0 डालने पे y की वैल्यू 0 हो गई थी, इसलिए वो यहाँ से शुरू हुआ था, है ना। मगर यहाँ पर जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू क्या रहेगी? c। इसीलिए ये ग्राफ बनेगा कहाँ? बनेगा तो सीधा इरेक्ट पैराबोलाइज, मगर बनेगा कहाँ से? ऊपर से। तो फिर ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा और ये वैल्यू रहेगी +c। y इक्वल्स टू mx² माइनस c, ये y ये x। बोलो भाई कैसे ग्राफ बनेगा? नीचे सीधा रहेगा कि उल्टा रहेगा? सीधा कटोरा, है ना। -c है कि इंक्रीजिंग पैराबोला, मगर इंटरसेप्ट क्या रहेगा इसका? -c। फिर आई बारी y इक्वल्स टू -mx² प्लस c। ये y ये x ये ओरिजिन। चलो बताओ कैसे बनेगा? -mx² है तो उल्टा, है ना, उल्टा पैराबोला आएगा, इन्वर्टेड पैराबोला, मगर कहाँ से पास होगा? +c से। तो ये ऐसा बनेगा। और कहाँ से पास हो रहा है बेटा? +c से। 12th वाला y इक्वल्स टू -mx² माइनस c, ये y ये x ये ओरिजिन। बोलो कहाँ से? नीचे से। मतलब ये ऐसा बनेगा। आया समझ में? चलो एक चीज़ बताओ मुझे, ये ग्राफ कैसा बनेगा फिर? y इक्वल्स टू mx² है, ये y है ये x² है, ये कर्व बताओ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। बोले ऐसा कैसा स्ट्रेट लाइन? अभी तो बोले तुमने कि वो पैराबोला बनता करके x² रहा। तो गौर से देखो, वहाँ देखो हर जगह क्या है? सिर्फ x है, और यहाँ क्या है? x² है ना। अरे भाई y तो अगर x² डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है तो x² को ही मैं एक वेरिएबल मान के चलूँगा, x² को एक वेरिएबल मान के चलो। मान लो x² की जगह कुछ नाम दे दो उसको, x² को मान लो दे दो नाम पूरा कैपिटल X, तो y इक्वल्स टू मैं क्या लिखूंगा? mx, है कि नहीं? और x² की जगह क्या लिखूंगा मैं? कैपिटल X। और अब बताओ ये ऐसा ग्राफ होने पे क्या बनता? स्ट्रेट लाइन बनता ना, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये मस्त कंसेप्ट याद रखना, याद रहना ज़रूरी है। ज़्यादातर बच्चों का इस साल
कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने 600 610 के ऊपर का स्कोर किए, मगर उन्होंने ये वाला पार्ट गलत कर डाले, ये वाला पार्ट गलत किए। बताता हूँ मैं कैसे। अभी एक और अपन वो लेंगे हाइपरबोला का, तब बताऊँगा। चलो खैर ये नोट कर डालो, पैराबोला का, पैराबोलिक कर्व्स, स्ट्रेट लाइन कर्व्स, पैराबोलिक कर्व्स, उसकी क्या इक्वेशंस होती है वो सब बराबर फटाफट नोट करो, एकदम फास्ट करना। बातें नहीं बेटा। y और x ऐसा नहीं हमेशा y और x ही चाहेगा, कुछ भी आ सकता है उसकी जगह पे, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर करके फॉर्मूला आता है, और अक्सर तुमसे पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा बताओ, तो आपको बताना पड़ता है ऐसा। हुआ? चलिए अब आएगा हाइपरबोलिक कर्व्स। हाइपरबोलिक कर्व्स 13 y इक्वल्स टू k अपॉन एक्स, के बोल तो कोई भी कांस्टेंट होगा है ना, y इक्वल्स टू k अपॉन एक्स। अब अपॉन में तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये y है, ये x है, एक तो ये नहीं तो ये। आप x की वैल्यू प्लस में डालोगे तो y की वैल्यू प्लस में आएगी और ग्राफ इधर बनेगा। अगर x की वैल्यू माइनस में डालोगे तो y की वैल्यू भी माइनस में आएगी और ग्राफ इधर बनेगा। जनरली हम सिर्फ ये वाला लेते हैं, इसे कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व। एलिप्स का ही पार्ट होता है ये भी, मगर ये सिर्फ नीचे का थोड़ा सा टुकड़ा काटते हैं अपन। जैसा कि अगर मैं मान लो इतना पार्ट ले लेता हूँ, ऐसा फैलता हुआ, तो इसे बोलते हैं हाइपरबोलिक कर्व। ये मैथ्स में पढ़ते तुम कोनिक सेक्शन में। y इक्वल्स टू के एक्स पे ये ग्राफ बनता है, y इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एक्स पे देखो ग्राफ कैसा बनेगा। फिर से हाइपरबोलिक कर्व ही रहेगा, बस क्वाड्रेंट्स बदल जाएंगे। पिछली बार फर्स्ट एंड थर्ड था, इस बार सेकेंड एंड फोर्थ रहेगा। एक क्वाड्रेंट्स बदल जाएंगे। इसको चिपकाना मत, मेरा चिपक गया है ये वाई एक्सिस को। y इक्वल्स टू प्लस एम एक्स प्लस एम अपॉन एक्स या के अपॉन एक्स माइनस के अपॉन एक्स। y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स स्क्वायर। ये y है, ये x है, इसका भी ग्राफ देखने में ऐसा ही लगेगा, हाइपरबोलिक कर्व। y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स स्क्वायर।
हाँ जी बेटा, बताऊंगा हाँ, अभी बाकी है, पूरा हो ही नहीं कहानी। y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स स्क्वायर। 16 y इक्वल्स टू माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जो बिल्कुल पहले के जैसा दिखने में लगेगा कि एकदम पहले जैसा है, मगर नहीं है एक्चुअली, थोड़ा फर्क है उसमें। बताऊंगा, पूरा रूप बताऊंगा फर्क क्या आएगा, कैसे पहचानेंगे हम कौन सा ग्राफ किसका है। y इक्वल्स टू के अपॉन रूट एक्स। y इक्वल्स टू के अपॉन रूट एक्स। और y इक्वल्स टू माइनस के अपॉन रूट एक्स। तो ये y और ये x, ये देखो, हमको तो ज़रूरत सिर्फ ये वाले ग्राफ की पड़ती है अक्सर। एक तो ये कभी भी हमको लेफ्ट क्वाड्रेंट के, मतलब जो है लेफ्ट साइड के बताना नहीं पड़ते। एक तो ये बताते हैं या फिर ये बताते हैं हम लोग, है ना, मगर फिर भी जानकारी होना ज़रूरी है। जेई वालों को तो खास तौर से, कि भैया ये घुमा फिरा के कुछ भी दे सकता है वो वहाँ पे। अब ये है कि आपके मन में सवाल आया था कि सब देखने में एक जैसे दिख रहे हैं, अब हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा ग्राफ किसका। जैसे मिसाल के तौर पे एक ये y, ये x, देखो ये तीनों कर्व जो है हाइपरबोलिक कर्व्स हैं, तीनों के तीनों। अगर बाकी दो नहीं निकालता तो आपको बिल्कुल ये ऐसे जैसे दिखते हो। गौर से देखो, अगर ये बाकी के दो मैं नहीं बनाता ग्राफ, तो ये पूरे के पूरे आपको इसके जैसे दिखते थे जो अब तक के बनाते आए आप। समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो बेटा, है ना, अगर आप कोई भी बाकी के दो को थोड़ी देर के लिए डिलीट कर दो, देखो ये हटाओ और ये वाला इतना पार्ट हटा दो, तो आप इतने इस पे फोकस करो, जिसको मैं ब्लैक से बना देता हूँ। चलो आप इतने पार्ट पे फोकस करो। देखो ये ग्राफ बिल्कुल इनके जैसा है कि नहीं? अगर इस वाले पे भी फोकस करोगे सिंगल में, तो इनके जैसे ही हो, है कि? इस वाले पे भी फोकस करोगे ये वाला, तो इनके जैसे ही हो। हाइपरबोलिक कर्व है, मगर फर्क नजर आ रहा है आपको स्लोप का। एक का एवरेज स्लोप बहुत ज़्यादा है, इसकी ढलान बहुत ज़्यादा है एवरेज। जैसे जैसे ऊपर जा रहा तो मैं क्या हो रहा, कम होते आ रहा। अब मैं कैसे पहचानूंगा इनमें से कौन सा y अपॉन एक्स का है, y अपॉन रूट एक्स का है और y अपॉन एक्स स्क्वायर का है? देखो ये याद रखना, जिसका x का पावर सबसे ज़्यादा, जिसका x का पावर सबसे ज़्यादा, फिर से बोलता हूँ, जिसका x का पावर सबसे ज़्यादा, वो सबसे नीचे वाला ग्राफ रहेगा, है ना। जैसे मुझे एक बात बताओ, ये क्या था, y इक्वल टू के अपॉन रूट एक्स। यहाँ क्या था, y इक्वल टू के अपॉन एक्स। यहाँ पर y इक्वल टू के अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो मैं कहूँगा, चलो इसको नाम देता हूँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो मैं बोलूँगा फर्स्ट वाला ग्राफ किसका है? तो बोले भैया ये उसका है जिसका x का पावर सबसे कम है। तो बोले किसका कम है? रूट एक्स का। रूट एक्स का क्या होता है? 1/2 होता है x का पावर। तो मैं बोलूँगा पहला वाला जो ग्राफ है y इक्वल्स टू के अपॉन रूट एक्स का है। दूसरा वाला ग्राफ है ना, y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स का है। तीसरा वाला ग्राफ y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स स्क्वायर का है। आया समझ में? और अगर मैं एक्स क्यूब का लेता, y इक्वल्स टू के अपॉन एक्स क्यूब का लेता, तो वो और नीचे आता था, है कि नहीं? ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे जाके आप देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, ग्रेविटेशन चैप्टर, बल्कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है जो काफ़ी दिनों से नहीं आया, मतलब आया ही नहीं, वो बिल्कुल चांसेस आने के,
उसमें बताया गया है, जैसे आप आगे जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर जब पढ़ेंगे अराउंड एक आध साल के बाद, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला आता है 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सॉलिड सिलेंडर का आता है फॉर्मूला E = 1/4πε0 Q/r, है ना। देखो स्फीयर वाले को देखो और सिलेंडर वाले को देखो। स्फीयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है ना। सिलेंडर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। हाँ या ना देखो, है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिलेंडर। एनसीईआरटी में खुद एक क्वेश्चन मौजूद है कि इनमें से कौन सा वाला ग्राफ किसका है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पर डिस्टेंस r, और एक ग्राफ ऐसा बताया हुआ है डॉटेड फॉर्म में, सॉरी पहले ले लेता हूँ, हाँ, एक ग्राफ ऐसा सॉलिड लाइन में बताया हुआ है और एक लाइन डॉटेड फॉर्म में बताया है, और उसने बोला है कि पता लगाओ कौन सा वाला ग्राफ किसका है। बताओ तो आप जरा। मैंने क्या बोला था, जिसमें x का पावर, अब x तो नहीं, यहाँ क्या आएगा, r आएगा, जिसके अंदर r का पावर सबसे ज़्यादा वो सबसे नीचे वाला r² किसका है, स्फीयर का। तो मतलब ये जो है प्लेन लाइन वाला ये स्फीयर का है और डॉटेड लाइन वाला सिलेंडर का है ना। आया समझ में। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन ग्रेविटेशन चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर और थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, जो सब चीज़ में डिफरेंशिएट करना पड़ता है उसमें यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल के तौर बताओ, आप जब थर्मोडायनेमिक चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर दो टाइप के प्रोसेस होते हैं बेटा। एक होता है आइसोथर्मल प्रोसेस और एक होता है एडियाबैटिक प्रोसेस। इन जनरल मैं जब पढ़ाता हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो उसमें भी जो P वर्सेस V का ग्राफ ऐसा ही दिखता है, सॉरी, P वर्सेस V का ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसा आता है। वहीं एडियाबैटिक प्रोसेस में भी P वर्सेस V का ग्राफ ऐसा ही दिखता है। दिखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं। फिर कंफ्यूजन होता है कि अगर मान लो ये P वर्सेस V ग्राफ है, मैं दो ग्राफ एक साथ बनाता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ भाई बताओ कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल प्रोसेस का है, कौन सा ग्राफ एडियाबैटिक प्रोसेस का है। तो बोले भैया अब कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए ये जानना ज़रूरी होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस में P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V रेज़ टू पावर गैमा होता है। V रेज़ टू पावर गैमा, गैमा जो है 1 से बड़ा नंबर होता है। वो क्या होता है वो बात की बात, अभी सिर्फ 1 से बड़ा होता है, इतना मालूम रखो आप। अब बताओ मुझे फिर कौन सा आइसोथर्मल का है, कौन सा एडियाबैटिक का है। नीचे वाला एडियाबैटिक का है, ऊपर वाला आइसोथर्मल का है। ये मामूली से नॉलेज से आप पूरा ये जज कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ों का नॉलेज रखना। अब देखो कैसा है कि इस साल मैंने बोलूँगा नीट 2024 में क्वेश्चन आया था जिसमें काफ़ी लोगों ने गलत किए थे। वो क्या था मैं आपको बताता हूँ। देखो एक हमारे पास जब हम लोग बहुत आगे जाके, अब जब मॉडर्न फिजिक्स नाम का एक आएगा पार्ट जिसमें ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन करके चैप्टर है, उसमें आप पढ़ेंगे वेवलेंथ का एक फॉर्मूला है h/√2me, ये फॉर्मूला आता है। E स्टैंड्स फॉर काइनेटिक एनर्जी, लैम्बडा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ। वहाँ पर ग्राफ्स पूछे गए थे, 1/λ² था यहाँ पर और यहाँ E था। ऐसे 4 ग्राफ आए थे। मैं एग्जैक्ट शायद से चारों के चारों ग्राफ तो नहीं बना पाऊंगा, मगर थोड़ा जबरपास में बना देता हूँ। तो बोले ये ग्राफ कैसा आएगा। किसी ग्राफ में ऐसा स्ट्रेट लाइन बताया था, किसी ग्राफ में ऐसा बताया था, किसी ग्राफ में बताया था, और शायद ये तीसरा वाला मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद ये कुछ ऐसा आया था चौथा वाला। तो इनमें से तुमको क्या लगता है कौन सा वाला सही है। देखते नीट का 2024 का क्वेश्चन आप में से कौन सॉल्व कर सकता है, जो काफ़ी बच्चों ने नहीं सॉल्व कर पाए। मोर देन 90% बच्चों ने सॉल्व नहीं कर पाई है, सिर्फ इसकी नॉलेज के बेसिस पे। कौन सा वाला ग्राफ सही रहेगा, बिंदास बोलना। गलत तो गलत, अभी कुछ तुम्हारा जज नहीं हो रहा, अभी तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जा रहा मेडिकल में, अभी कर सकते गलती तुम। एग्जाम में गलती अलाउड नहीं, बस चलेगा। अभी गलत भी बोले तो चलेगा, तुमको जो लग रहा बिंदास बोलो। थर्ड वाला वंस अगेन। अच्छा कितने जब वोट करते कितने लोगों को लगता है पहला,
सेकंड वालों को कितने लोगों को लगता है सेकंड वाला, कितने लोगों को लगता है थर्ड वाला, फोर्थ वाला? ओके, सही ग्राफ जो है आपका देखा जाए तो सेकंड ग्राफ। आप इस फॉर्मूले को देखो, अगर लैम्बडा स्क्वायर कर दूं h अपॉन ट्वाइस एम लिख सकता हूं मैं, ई को ले ले इधर, h अपॉन ट्वाइस एम लैम्बडा स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। अगर यहां पर सिर्फ लैम्बडा होता, अगर यहां पर सिर्फ लैम्बडा होता तो फिर ये ग्राफ रहता था, सिर्फ लैम्बडा होता तो। यहां पर पूरा का पूरा 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर है, पूरा का पूरा 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर है, और 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर के लिए क्या रहता है ना, e इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। ये क्योंकि डायरेक्ट पूरा का पूरा उठा के आपने डाल दिया ना, मान लो 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए x पकड़ लो, 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए x पकड़ लो, तो e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, x। और अगर x का पावर यहाँ पर देखा है 1 है तो उसका ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। तुम याद रखने के हिसाब से ये याद रखो, देखो अगर ऐसा आ रहा हो तुम्हारा पूरा का पूरा उठा के, सिर्फ लैम्बडा नहीं है, ये पूरी की पूरी इक्वेशन उठा के यहाँ या यहाँ रखी गई है, तो वो लाइन कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन है। ये वो क्वेश्चन है कि जो बहुत सारे बच्चे 610 620 ऐसा स्कोर किए हुए हैं, मगर ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा, मेरे से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अच्छे खासे स्कोर किए 600 प्लस, ना मेरे से कई लोगों ने पूछे सर ये क्वेश्चन कैसा आएगा, उनको ये नहीं मालूम कि इसका आंसर कैसे आएगा, है ना। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इसको ध्यान में दो अच्छे से, है ना, कि यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर पूरा का पूरा है, तो उसको एक सिंगल x की तरह मान के चलेंगे और उसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दिस इज इट। ओके, चलो लिख लिया आपने, लिख लो फटाफट। ये भी बनाना है आपको। बातें नहीं करिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए, फोकस करो इधर। मन में कोई सवाल आ रहा है तो पूछो। हुआ फास्ट? बीसवें नंबर पे एक और ऐड करना उसमें, हाइपरबोलिक कर्व के लिए y इक्वल्स टू के अपॉन ई रेस्ट टू पावर x या k इंटू ई रेस्ट टू पावर माइनस x, ऐसा लिख कर आता है। तो ये भी आपका y और x का ग्राफ हाइपरबोलिक कर्व ही बनेगा। x नीचे गया, डिनोमिनेटर में गया x, तो समझो भैया ग्राफ क्या है, हाइपरबोला है। x गया नीचे तो समझ लो हाइपरबोला। बातें नहीं।
एक चीज़ जो है मुझे पैराबोला में ही ऐड कर देना चाहिए था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको अलग से ले लेता हूँ। पैराबोलिक कर्व अबाउट एक्स एक्सिस। पिछली बार पैराबोलिक कर्व अबाउट वाई एक्सिस था, अबाउट एक्स एक्सिस। कौन से नंबर का आएगा? 21। y इक्वल्स टू के रूट एक्स, मतलब रूट में आ रहा है। ये y है, ये x है, तो y इक्वल्स टू के रूट एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये ऐसा। पिछली बार ऐसा आया था ना, अबाउट y एक्सिस, इस बार अबाउट x एक्सिस। y इक्वल्स टू के रूट एक्स। और एक बात याद रखना बेटा, आपको सिर्फ इतना हिस्सा बताना पड़ता है, इतना कर्व बस, y इक्वल्स टू के रूट एक्स। y इक्वल्स टू माइनस के रूट एक्स। ये y है, ये x है। ये ग्राफ ऐसा बने, इस साइड बनेगा। ये रफ में है, मैं जो बता रहा हूँ अभी, यहाँ पर लिखना नहीं है इसको, अभी जो बताने वाला हूँ। जैसे आगे जाके तुम जब ऑसिलेशन चैप्टर में आओगे, ऑसिलेशन चैप्टर में तुमको एक फॉर्मूला सामने आएगा, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। L बोले तो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, t बोले तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ऐसा होता है। और तुमसे पूछा जाएगा कि t वर्सेस L का ग्राफ कैसे बनेगा। t वर्सेस L का ग्राफ, ये मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ध्यान रखना। तो आप ये इस तरह से बता सकते हैं, t वर्सेस L का ग्राफ ऐसा बनेगा, रूट L। मगर वहीं अगर ग्राफ ऐसा पूछ लिए कि t वर्सेस अंडर रूट ऑफ L का ग्राफ कैसा बनेगा, तो t वर्सेस अंडर रूट ऑफ L का ग्राफ कैसा बनेगा, ये बताओ। अरे t वर्सेस L, ये रूट में है ना, रूट में है ना, हर कोई भी चीज़ रूट में रही तो ग्राफ पैराबोला बनता। तो t वर्सेस रूट L, तो L रूट में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उसका ग्राफ ऐसा बनेगा। मगर मैं आपसे पूछूंगा, अगर यहाँ पर t वर्सेस रूट L का ग्राफ कैसा बने? स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा, है कि नहीं? मैंने क्या बोला था, अगर ये एज इट इज यहाँ पर आ जाए, अपने पावर के साथ, अपने रूट के साथ आ जाए, अगर अपने नेचर के साथ, अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाए, अगर मान लो तुम्हारे को t वर्सेस g का ग्राफ पूछा उसने, t वर्सेस, अपन जानते हैं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ g। तुमसे t वर्सेस g का ग्राफ पूछा उसने, तुमको मालूम है नीचे आ गया तो भैया हाइपरबोला बनेगा। मगर ये अगर ऐसा आ गया t, और ये ग्राफ में मैंने यहाँ t लिखा और यहाँ पर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ g लिखा, तो ये क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। ये कंसेप्ट याद रखो बेटा। तो ये पैराबोला था, फिर ये सर्कल वाला अगला। यहां से जो पार्ट है, सर्कल का जो पार्ट है, जेई वाले खास तौर से ध्यान दो। नीड में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, मगर जेई वालों को अच्छे से ध्यान देना है। देखो 23 सर्कल का, अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, अगर कोई ऐसी इक्वेशन आती है तुम्हारे सामने, तो वो इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है सर्कल x और ये y। तो ये इक्वेशन ने रिप्रेजेंट किया सर्कल। ओके, देखो ये जो x और a के नीचे, देखो x के नीचे और y के नीचे जो भी आता है आपका, है ना, या तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये रेडियस होता है, या हम लोग कहेंगे यहाँ पर जो आ रहा है, जैसे a स्क्वायर है ना, तो ये रेडियस होगा, तो यहाँ पर ये जो है a इसका क्या है? रेडियस है। इसी को और एक तरीके से लिखा जा सकता है, x माइनस एच प्लस होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जेई वाले ध्यान दें,
नीट वालों पर इतना कुछ खास इसका नहीं है, क्योंकि नीट में नहीं आते ये क्वेश्चंस। जेई वालों को फोकस करना है इस पर। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ एच और के क्या है? ये सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। एच और के क्या है यहाँ पे? सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है। और ये ए क्या है? उसका रेडियस। तो जैसा कि अगर मैं बनाता हूं, जैसे यहाँ पर सर्कल बनाऊंगा, ये सर्कल आ गया, ये इसका क्या है? सेंटर है। तो मैं बोलूंगा देखो, जब मैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर बनाऊं, एक्स के साथ क्या आएगा? ये एच, और ये क्या आएगा? के, और इसका रेडियस कितना है? स्मॉल ए है। आया समझ में? है ना? अगर मान लो ये ग्राफ, अगेन जेई वालों को मैं वो ध्यान पूरा ध्यान दो इस पे, नीट में ही दूर दूर तक के नहीं आएगा। चलो मुझे बताओ, जेई वालों से मेरा सवाल है मेरा कि अगर ये इक्वेशन ऐसा आ गया है, तो जरा बताओ ये ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ड्रॉ करके दिखाओ। कितने जेई एस्पिरेंट्स कितने हैं? जरा अपने हाथ ऊपर उठाओ। जेई एस्पिरेंट्स, ठीक है, गर्ल्स में आप है ना? चलो सब जेई एस्पिरेंट्स को बोलूंगा अभी ये बना के दिखाओ मुझको। एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0, नहीं तूने उल्टा कर डाला, तूने वाई कोऑर्डिनेट 0 कर डाला उसका। करो करो, y कोऑर्डिनेट नहीं, y कोऑर्डिनेट क्या है? k है ना? y कोऑर्डिनेट k है, और x कोऑर्डिनेट क्या है उसका? 0 है। हाँ सही है। देखो बेटा, ये ग्राफ देखो, इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? k है, और x कोऑर्डिनेट क्या है? 0। तो मैं देखूंगा, देखो y कोऑर्डिनेट k, और देखो x कोऑर्डिनेट हो गया 0, और फिर मैं बना दूंगा यहाँ पर सर्कल इस तरह से, है ना? अब अगर मान लो कि ये क्वेश्चन ऐसा होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो बताओ क्या आता है ग्राफ? बाकी लोग भी ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि भाई जेई वालों को बोल रहा तो वही करेंगे। बताइए। नहीं नहीं, इसका y कोऑर्डिनेट देखो क्या आएगा? a। x कोऑर्डिनेट अभी भी क्या रहेगा? 0। जो y का कोऑर्डिनेट है वो a है, रेडियस भी a है, y कोऑर्डिनेट भी a है, रेडियस भी a है, और x का कोऑर्डिनेट क्या है? 0। देखो x कोऑर्डिनेट 0 मतलब यहीं कहीं आएगा, सर्कल यहां कहीं बनेगा ऐसा। अब बोलो क्या? सेंटर से? सेंटर से कैसा बताओ? ड्रॉ करके दिखाओ क्या आएगा। थोड़ा नहीं, वो तो पुराने जैसी हो जा रहा ना बेटा। अरे ये ऐसी नहीं हो जा रहा हो, इसमें और इसमें कुछ तो फर्क आना चाहिए ना। ये के और ये ए था, ये ए और ये ए है। ट्राई करो। हाँ सेंटर गड़बड़ कर दे रहा बस, तो बाकी सही है। देख ये कैसा रहेगा? ये सेंटर है बराबर, ये सर्कल सेंटर में, ये सेंटर है उसका पूरा। अब देखो ये ऐसा बनेगा, ये y है, ये x है, ध्यान दो बेटा इधर, ये इसका a कोऑर्डिनेट, ये जो a है यही सर्कल का रेडियस भी है, और इसका वो भी है। आया समझ में? देख ओरिजिन से पास हो रहा है ये सर्कल, दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना? इस तरह से 27 x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताओ कौन सा हो, नीचे वाला कि ऊपर वाला? हाँ सही है। देख अब ये ग्राफ ऐसा बनेगा, x एक्सिस y एक्सिस। अब बताओ इसका y कोऑर्डिनेट कितना है? 0 है, मगर x कोऑर्डिनेट क्या है? h। तो ये देखो ये h, और सर्कल ऐसा बन जाएगा, है कि? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट।
एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वाई एक्स। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या रहेगा ए, और सर्कल कहाँ से जा रहा, ओरिजिन से पास हो रहा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है आपका, बहुत पुराने एम्स का जो क्वेश्चन था उसमें था एक ये, अब तो नहीं आएगा उस लेवल का नीट में, मगर जेईई में आ सकता है। मॉड्यूल में वो क्वेश्चन है, उसमें ये पूछा गया था कि फलाना फलाना इक्वेशन है, पहले उसको डिराइव करना पड़ा, फिर पूछा इसने कि इस इक्वेशन से क्या रिप्रेजेंटेड है। सर्कुलर मोशन विच इज़ पासिंग थ्रू ओरिजिन एक ऑप्शन था, सर्कुलर मोशन विच इज़ पासिंग थ्रू सम एक्स कोऑर्डिनेट, है ना, बट नॉट द ओरिजिन। ऐसे 3-4 उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। तो एक उसका आखिरकार पूरा सॉल्व करने के बाद इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस हिसाब से ये इक्वेशन साबित है। ये इस इक्वेशन से जो मोशन है वो कैसा है, सर्कुलर मोशन है, और वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ये जेईई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, नीट में नहीं आने वाला ऐसा क्वेश्चन, बट जेईई वालों के लिए इंपॉर्टेंट, नीट वालों को। बट फिर भी मैं कहूँगा ध्यान तो रखो इस बात को, है ना, कम से कम तुम ये याद रखो, ये याद रखो, ठीक है। और आप देखो, अगर ये माइनस की जगह प्लस में आता तो ये सर्कल यहाँ बनने के बजाय नीचे बनता। अगर ये माइनस की जगह प्लस आता तो अगेन ये नीचे बनता। अगर ये माइनस एच की जगह प्लस एच होता तो ये इधर बनता। अगेन माइनस ए की जगह प्लस ए होता तो ये इधर बनता, ठीक है। ये हो गया। अगर तुम्हारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पिछली बार देखो एक्स के नीचे भी ए था, वाई के नीचे भी ए था। इस बार एक्स के नीचे ए है मगर वाई के नीचे बी है, बी नॉट इक्वल टू ए। मान लो थोड़ी देर के लिए बी की वैल्यू बड़ी है ए से, तो अब ये ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स वाई। तो मैं बोलूँगा ठीक है, y के नीचे b है ना, तो यहाँ प्लस बी माइनस बी। एक्स के नीचे a है ना, प्लस a माइनस a। अब इनको जोड़ दो तो ये एक इलिप्स बनता है ना, ये एक इलिप्स बन जाता है। क्या हो बेटा, बोलो। नहीं आप उसको हाथ देख रहे, नहीं हाथों में हाथ इतना चले, इधर ध्यान दो, हाँ इधर ध्यान दो, ये तुम्हारे काम में आने वाली चीज़ है ना, इधर ध्यान दो। तो ये जो इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है ना, ये आपको क्या बना के देगा, एक इलिप्स। ऐसा फॉर्मूला एक ही बार आया है पूरे फिजिक्स में, सिर्फ एक बार हुआ है। ये ऑसिलेशन चैप्टर में वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन के फॉर्मूले में आया है ना, बस एक बार आया वो, बाकी कहीं नहीं आया। इधर का हो गया ना, बता देता हूँ मैं रफली कैसे आया हो। एक फॉर्मूला है वेलोसिटी का, जब ऑसिलेशन चैप्टर आप पढ़ेंगे, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का ग्राफ बनाना रहता है। अब ये कैसे बनेगा, आपको दूर दूर तक नहीं लग रहा, स्क्वायर करो तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को इसके नीचे लेके आओ तो v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से डिवाइड करो, v स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देखो गौर से, जैसे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर था, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसा बिल्कुल उस तरह से इक्वेशन बना। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, एक एक्सिस पे वेलोसिटी और यहाँ पर पोजीशन, यहाँ क्या है a इंटू ओमेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्लस a इंटू ओमेगा माइनस a इंटू ओमेगा। एक्स के नीचे क्या है a, तो प्लस a माइनस a। फिर आप क्या करते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ पर एक इलिप्स का ग्राफ बन जाता है। ये सिर्फ एक बार हुआ है, ऐसा ऑसिलेशन चैप्टर में इस्तेमाल हुआ है बस, और कहीं नहीं। ध्यान दे बेटा, इधर 30
y इक्वल्स टू ई रेस टू पावर x। ये अगेन ये जेई वालों को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना इस पर। y वर्सेस x का ग्राफ कैसा बनेगा? तुम x की वैल्यू 0 डालोगे तो y की वैल्यू क्या रहेगी? 1। और जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगी y की वैल्यू बढ़ते जाएगी और ये पूरा ग्राफ ऐसा बनेगा। y इक्वल्स टू ई रेस टू पावर x -1। ये ग्राफ कैसा बनेगा? तो ये ग्राफ ऐसा रहेगा जो 0 से पास शुरू करेगा। ऐसा देखो, ये 1 से शुरू कर रहा था ऊपर जाना, ये 0 से शुरू करेगा। ठीक है, दैट्स इट, बस इतना ही है। तो वो पूरे 31 ग्राफ्स मैंने आपको बताया, जिसमें से काफ़ी कुछ जेई के लिए इंपॉर्टेंट थे, कुछ नीट के लिए भी, ज़्यादातर नीट के लिए थे। ये बेसिक स्ट्रक्चर किस इक्वेशन पे कैसा ग्राफ बनता है ये जानना ज़रूरी है ना। इतना अगर आपको मालूमात रही आपको, तो ग्राफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ग्राफ है और एग्जाम्स में ग्राफ के क्वेश्चंस आते ही है ना। एक आध क्वेश्चन, 1 या 2 कभी क्वेश्चन आता ही है। इस बार 2 आए थे 2024 में, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लाइटली मत लो, है ना। एक लेक्चर हो चुका है इससे पहले, ऑलरेडी पहले हो चुका था, इसीलिए थोड़ा फास्ट में लिया आज, है ना, कि कई सारे बच्चे नए हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, आप लोग घर पे जाके इसको रिपीट उसका देखो अच्छे से, बार बार देखो। जिनको कहीं दिक्कत आई तो पूछो। कल से हम स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर, सिलेबस का